बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत इन दिनों इंतहाई अहम मोड़ पर है। लग ये रहा है कि एक जमात इक़्तिदार के हुसूल के लिए हर हद से गुजरना चाहती है। सिक्योरिटी ख़दशात हैं, एहतिजाजी जमात के अपने ही रहनुमा ख़तरात का इजहार कर रहे हैं, कुछ साथ छोड़ रहे हैं, पॉलिसी से लाताल्लुक़ी का इजहार कर रहे हैं, जानी नुकसान भी हो रहा है। फिर भी फ़ौरी इलेक्शन का मुतालबा लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जारी है। इस मार्च में मौजूदा हुकूमत और इदारों के ख़िलाफ़ नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल भी हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान हर हाल में इक़्तिदार चाहते हैं, जिसका अंदाज़ा उनके ट्विटर पैगाम से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 माह से मुल्क में इनक़िलाब का मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ। सवाल सिर्फ ये है कि आया ये बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेज़ी के ज़रिए तबाहकुन। अब कोई अवामी लीडर कैसे खून रेज़ी का खदशा भाप कर अवामी मफाद में अपना रास्ता या हिकमत अमली नहीं बदल रहा। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की मुबैना हुई, जिसमें वो बंदे लाने और बंदूकें तैयार रखने का कह रहे थे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जी अली खान सर, क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो A1 है, आप सुनाए। बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं, लाइसेंस भी बहुत हैं, बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे 7 गरीब तरीन कॉलोनी है, यहाँ पे कारबान में घुस जाए, ये तो प्रभाव जाए। उधर का साथ कौन सी गरीब तरीन जगह कौन सी है? वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बाद टूपादे के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है। बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। मैं अपने बंदे और सामान वहाँ रेडी रखें आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, बस रास्ते में है इंशाल्लाह। तो क्या तहरीक इंसाफ खून खराबे का इरादा लेकर आ रही है? फैसल वावडा के खदशात, PTI रहनुमाओं के बयानात और लीक ऑडियो के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर कामरान बंगश ने भी एतराफ़ कर लिया है कि असलहे समेत शहर इक़्तिदार आएंगे। धमकी दी है कि वफाकी हुकूमत ने कोई भी गड़बड़ की तो दिफा का हक महफूज रखते हैं। ये खून रेज़ी के खदशात अपनी जगह, इस लॉन्ग मार्च में जानों का ज़िया और तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के कंटेनर तले खातून सहाफ़ी सदफ़ नईम कुचली गईं, फिर सितम ज़रीफ़ी और नाइंसाफ़ी ऐसी कि PTI ने वर्षा से कार्रवाई का हक भी छीन लिया। शौहर से हलफनामे पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए। सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल ने कार्रवाई ना करने के लिए सदफ़ के शौहर पर दबाव डाला। नाम और बल्दियत लिख के आगे सिग्नेचर कर दो। थोड़ा इधर यार, वो एक मिनट थोड़ा सा ये मैं आपको तस्वीर बता दी है। मेहनत ताकि आप इनको बुलाते हैं। नहीं सर, नहीं बुलाने भाई साहब, इनके भाई हैं, इनके तो पुलिस ज़राए के मुताबिक अगर पुलिस कार्रवाई करती नाज़रीन तो इमरान खान का कंटेनर मज़ीद आगे ना बढ़ पाता, पुलिस को कंटेनर बंद करना पड़ता। दूसरी तरफ इमरान खान के गार्ड्स की अफसरशाही बरकरार है। इमरान खान खातून सहाफ़ी के घर पहुँचे तो गार्ड्स ने एक बार फिर सहाफ़ियों को धक्के दिए। सहाफ़ी शिकवा करते रह गए और इमरान खान न्याजी की बेनियाजी का ये कि रिवायती तौर पर ताज़ियत करके सिर्फ 5 मिनट में वो रवाना हो गए। आपके गार्ड की जानिब से कल भी दिखे दिए जा रहे हैं, आज भी दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? साहब, आपके गार्ड दोबारा दिखे दिए जा रहे हैं। अल्लाह ने फैसला किया होता है, जो उसका मर्जी दुनिया उसके सामने खड़ी हुई, जिस तरह वो हुआ और यानी वो इधर भी गिर सकती थी।
सिर्फ ये नाइंसाफ़ी सदफ नईम के घर के बाहर ही नहीं हुई, बल्कि लॉन्ग मार्च की कवरेज करने वालों पर भी पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया। आज कामोकी में मार्च के आगाज़ वाली जगह पर DSNG वैन्स लगाने पर पुलिस एहलकारों ने कैमरामैन पर थप्पड़ बरसा दिए। SHO समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया गया। ये बदनज़मी, ये मुबैना ज़िद अपनी जगह, आवाम की फलाह के नाम पर किया जाने वाला ये लॉन्ग मार्च आवाम पर बोझ और जानो माल के नुकसान का सबब भी बन सकता है, क्योंकि लाहौर में पंजाब पुलिस के एहलकारों की मजमूई तादाद नाज़रीन 30,000 है, जिसमें से 10,000 एहलकार तो लॉन्ग मार्च की हिफाजत पर मामूर हैं। एहलकारों की ड्यूटी का खर्चा कौमी ख़जाने पर बोझ और इतनी बड़ी तादाद में फ़ोर्स का एक जगह तैनात होना शहर के दीगर हिस्सों के सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब और रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, ये बताएं कि लॉन्ग मार्च में कंटेनर से जो बातें हो रही हैं वो तो खासी तशवीशनाक हैं। इमरान खान साहब का लहजा बहुत एग्रेसिव है, लेकिन जिस तरह PTI रहनुमाओं ने शहर इक़्तिदार पे असलहा लाने से मुताल्लिक़ बातें सामने आ रही हैं, उनकी ये बातें सामने आई हैं, ये हुकूमत के लिए कितनी ख़तरनाक है, कितनी अलार्मिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे अलार्मिंग तो आज इमरान खान का ट्वीट है, जहां उन्होंने पूरी कौम को 2 ऑप्शंस दिए हैं। उन्होंने कहा या इलेक्शन करा लो या फिर खून रेजी होगी। तो यहाँ से ही उनके जो मकासद हैं या जो उनका इंटेंशंस हैं वो क्लियर हो जाती हैं कि इमरान खान का जो ये मार्च है वो किस हद तक एक डेस्परेट सिचुएशन पे या इतनी एक एक्सट्रीम लेवल पे इस मुल्क को जो है वो लेके जा रहे हैं। और उसके साथ जो गंडापुर साहब की जो ऑडियो आपने दिखाई और फिर जो उनके रहनुमा जिस तरह बात कर रहे थे, तो ये चाहते हैं कि कोई तसादुम हो, कोई क्लैश हो, कोई लड़ाई हो और ये जो चीज़ें हैं वो एस्केलेट कर जाएं। असल में मामला क्या है? देखिए, मामला ये है, इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन जल्दी करा दो क्योंकि ये एक जो है आलमी साजिश के ज़रिए जो है हुकूमत आई है। अच्छा, अब आलमी साजिश को जब आप लेते हैं तो वो तो ऑडियो लीक से उसका पर्दाफाश हो गया। फिर सदर आरिफ अलवी ने खुद कहा कि मुझे इस पर यकीन नहीं है। फिर एजेंसियां जिनका काम है कि आलमी साजिश को रोकें, वो कहते हैं कि ये साइफर जो है वो ड्रामा है। अब यहाँ ये तो बेसिस ख़त्म होगी। दूसरी उनकी डिमांड है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो सिलेक्शन है वो ये वाली हुकूमत ना करे, वो इलेक्शंस हों और उसके बाद वो हों। तो भाई ये आप किस आइन के तहत कह रहे हैं? ये एक नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर तो वो ये कह रहे हैं ना, मियां शहबाज शरीफ ने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी 3 नाम मैं दे देता हूँ, 3 आप दे दें, मुशावरत कर लें, मुशावरत से आप आर्मी चीफ को तैनात कर दें। तो ये किस आइन में लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहा बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने, और यही उनकी अंदर खाते उनकी पूरी ये जो लॉन्ग मार्च है उसकी बेसिस ही है। अच्छा। लेकिन इसको हम मुस्तरद करते हैं ना, क्योंकि ये आइन में वजीर आजम का प्रेरोगेटिव है, हुकूमत वक्त का ये तो आपने मुस्तरद कर दिया ना, लेकिन अर्ली इलेक्शन का मुतालबा जो उनकी जानिब से किया जा रहा है, तो उनकी बात मान क्यों नहीं लेते आप? आपकी गो के अगस्त तक आपको हुकूमत करनी है, लेकिन क्या वजह है कि अर्ली इलेक्शन पर कोई बात नहीं हो पा रही है उनसे? चलें, अगर हम उनकी बात मान लें, जिस तरह वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है हम उससे बातचीत में हैं, हम इनसे तो बातचीत भी नहीं करते, हम इस चीज़ को एक अज्यूम करते हैं कि सारे टेबल पे बैठ जाते हैं और हम मान जाते हैं कि अली इलेक्शन हो जाए, क्योंकि इमरान खान इतनी बड़ी थ्रेट इस मुल्क के लिए बन गया, उनको लगता है वो पॉपुलर हैं, हम उनकी बात मान लेते हैं और अगली हुकूमत भी आ जाती है। फिर ऑपोजिशन निकल आएगी कि मेरी ये डिमांड्स हैं, आप दोबारा इलेक्शन करा दें। तो क्या ये मुल्क के अंदर जो पार्लिमानी जमहूरियत का निज़ाम है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं? और आप जो है ऑपोजिशन के अंदर किसी बंदे को लगे कोई भी वजह बना के, कोई भी झूठा फरेब बयानियाँ लेके वो कहे कि भाई मेरी ये डिमांड्स है, वरना मैं इस्लामाबाद आऊँगा और मैं इस्लामाबाद को जाम कर दूंगा, आप इलेक्शन करा दें। क्या इस तरह मुल्क चल सकता है? क्या दुनिया में कोई मुझे लेकिन बात यह है राना साहब, तो आप तमाम सियासी जमातें मिलकर ऐसा कोई निज़ाम क्यों नहीं बना देते कि जो हारने वाला है उसको अपनी हार भी कबूल हो, वो एक्सेप्ट करे? निज़ाम ऐसा होना चाहिए ना कि उसको कबूल करे। वो हमने तो 2017 में
कंसेंसस के साथ, जिसके अंदर पीटीआई भी शामिल थी, सारी जमातें जो हुकूमत में थी, ऑपोजिशन में थी और पार्लियामेंट से बाहर थी, सबको बिठा के इलेक्टोरल एक्ट 2017 बनाया। उसको जो है हाईजैक आपको पता है किसने कर लिया। अब जो ये इनका जो एजेंडा था कि हम ये ईवीएम नाफिज करके अगला इलेक्शन हाईजैक कर दें, वो हमने मुस्तरद कर दिया। आप सही कह रहे हैं, आज बैठने की जरूरत है, बैठना चाहिए। ऑपोजिशन में आए इमरान खान साहब, बैठें, अगले इलेक्शन की हम बातचीत करते हैं कि अगला इलेक्शन कैसे होना चाहिए, लेजिस्लेशन की जरूरत है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑपोजिशन में आए, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अल्टीमेटली आप उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो पार्लियामेंट का रास्ता इख्तियार करें, पार्लियामेंट में आके बैठें, फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। मैं मुज़ाकरात के ऊपर आपके पास दोबारा आऊँगा। जरा कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर भाई, ये बताएं मुझे, विफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं फ्रंट पर हमें नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? कोई हिकमत अमली है आपकी? चूँकि मैं ज़रा थोड़ा सा माजी में ज़रा आपको ले जाऊँ, फिर सवाल आपके सामने मुकम्मल रखता हूँ। 2014 में जो धरना हुआ, हमने देखा कि खान साहब जब बैठ गए, डी चौक पर बैठ गए, वहाँ पर 126 दिन का धरना उन्होंने किया, कमेटी बनाई गई, आपकी जमात की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे कायरा साहब, वो भी कमेटी में शामिल थे। इसके साथ साथ हमने दीगर जगहों पर भी देखा, और भी जब धरने हुए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने धरना दिया, आपकी गवर्नमेंट थी उस वक्त, तो हमने देखा कि कायरा साहब वहाँ पर भी मौजूद थे, आपके साथ बाकायदा मुज़ाकरात होते थे, और फिर उसके बाद कोई इसका सियासी हल निकाला गया। लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या हो रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों आगे नहीं आ रही है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह तय कर लिया है कि इनसे बातचीत होनी नहीं है और किसी किस्म की कोई सपोर्ट इनको नहीं करनी है, कोई बातचीत इनके साथ नहीं होगी, तमाम दरवाजे बंद हैं इनके साथ? मेरे प्यारे भाई, आपको माजी का तो पता है कि पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई कारा साहब का, मगर हाल का आपको नहीं पता। हाल में भी कमेटी बनी है जिसमें कारा साहब ही पीपल्स पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो 11 रुकनी कमेटी का जो वज़ीर आज़म साहब ने बनाई है, और ये मौजूदा अपोजिशन से मुज़ाकरात करने के लिए। तो पहले तो अब अपना नहीं सर, वो कमेटी इतनी इफेक्टिव नहीं है ना, कहीं नजर नहीं आ रही। कादिर खान मंदोखेल साहब, पहले की बात में और पहले की कमेटी में और अब की कमेटी में फ़र्क ये है कि पहले इफेक्टिव थी, कमेटी ने बातचीत की और बातचीत से तमाम मसाइल हल हुए, लेकिन अब इफेक्टिव नजर नहीं आ रही है वो। अच्छा, तो आप मुझे ये बता दो कि इफेक्टिव कैसे होती है जब एक कमेटी बन गई है और कायरा साहब का नाम ले रहे थे, और वो नाम एग्जैक्टली वही नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से शामिल है, बाकी जमातों का भी। जब एक शख्स, अकल से आरी शख्स, कंटेनर पे चढ़ के वज़ीर आज़म के बारे में कहते हैं कि इसकी हैसियत क्या है, और जो शख्स जमहूरी क़ुव्वतों से बात करने के बजाय वो कहते हैं मैं बैकडोर दरवाजे से मैं उन्हीं से बात करूंगा जिससे शहबाज शरीफ मिल के उगते, और उनके सारे जो, मुझे तो हैरत उस बात पे हो रही है, जो एक हकीकी आज़ादी की बात करे और सामने पब्लिक तालियां बजा रही है। मुझे तो हैरत है तालियां बजाने वाले भी और इनकी अक्लमंद लीडर के ऊपर कि आप बात क्या कर रहे हो। आप तो कह रहे मैं आज़ादी ले रहा हूँ और फिर कह रहे मैं इनसे बात भी करूँ, तो भाई आप ये मुझे तो आज़ादी किससे ले रहे हो? जमहूरी कोतों से ले रहे हो या उन कोतों से ले रहे हो जिसके लिए आप बेताब हो? चले, आपने तो कमेटी बना दी और आप कह रहे हैं कि कमेटी, आपने मुझसे पूछा कि इफेक्टिव कैसे होगी, तो मैं आपको बताता हूँ जी, इफेक्टिव ऐसे होगी कि भाई एहतजाज की जगह मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, बातचीत हो रही होती है, और तमाम तर मसाइल का हल बातचीत ही है। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो इस वजह से आपसे मुज़ाकरात करके फ़ायदा क्या? चलो, पहली बात तो आपका मुतालबा पूरा हो गया कि कमेटी हुकूमत ने बना ली है और एग्जैक्ट कायरा साहब मौजूद है। अब एक शख्स कहते हैं इनकी हैसियत, अब आप मुझे बताओ, जब हमारी कोई हैसियत ही नहीं है और जिनको हैसियत समझ रहे उनसे मुज़ाकरात करके देख ले। याद रखना, सही, अगर तुम्हारी मुज़ाकरात बैकडोर में कामयाब भी हो गए तो ये पीपल्स पार्टी है, ये 13 रुकनी या जमात भी है। यहाँ पे जमीयत भी है, यहाँ में मुस्लिम लीग नून भी है, यहाँ पे पश्तूनख्वा मिलिया में इम्तियाज भी है, या INP भी है। खुदा की कसम तुम्हें 4 दिन भी नहीं टिकने देगी। 68% वोट से जो मुंतखब पार्टी जो है ना इस वक्त हुकूमत में बैठी है, तुम्हारा अगर ये कहे कि तुम वो फटा हुआ पेज जो तुम्हारा बना लोगे और तुम सुकून से हुकूमत करा दोगे, तो हमने पांसे भी देखी, हमने जेलें भी देखे, हमने कोड़े भी देखे। बहुत बड़ी बात कर दी आपने कादिर खान मंदोखेल साहब कि आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और ये सेम पेज, दोबारा जो फटा हुआ पेज है वो दोबारा से सेम पेज पर अगर आ जाते हैं, तो फिर आपने फिर
चीजें आगे नहीं चलने देनी, इमरान खान साहब को चलने नहीं देना आपने? बिल्कुल नहीं करने, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अच्छा, उस पेज के हम इतनी टुकड़े कर देंगे कि दोबारा पेज का नाम भी नहीं लेंगे वो। अब ये जहन में रख लेना, मैंने कहा ना ये बर्गर बच्चे ने पटाखे से डरते, हमने कोड़े फांसियां देखी है, ये किस कैद की मूली है। और बात ये तो फिर एक काम करे ना फवाद ज़ैदी साहब, आप असेंबली के ऊपर लिखते जता असेंबली, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लिखते जता इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जो ज्यादा जता लाए उन्हीं को दो। अब कौन सी बात करे अक्ल के बंदे, जमहूरियत की बातें करो, जहाद की बातें करो, अपने बच्चे यहूदी के घर पे पल रहे, यहाँ इस्लाम की बातें करो। ये कौन सी मजहब का आदमी है, ये कौन से सोच का आदमी है, उनके सामने लोग कौन बैठे हुए। चलिए जी, पॉइंट आ गया आपका सर, पॉइंट आ गया पे काम करना है। कादर खान मंदुखैल साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे ज़रा हैदर वहीद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करने दें। हैदर वहीद साहब, अभी कादर खान कह रहे हैं कि जी अगर इमरान खान साहब का सेम पेज दोबारा बहाल हो जाता है तो फिर हमने इनको चलने नहीं देना, तो यानी इसका मतलब यही हुआ कि ना ऑपोजिशन ने हुकूमत को चलने देना है, ना हुकूमत ने ऑपोजिशन को चलने देना है, तो फिर इसका अल्टीमेटली नुकसान तो फिर आवाम का होना है ना। यानी हम तो इदारों की बात करते हैं, इदारों की रिस्पेक्ट की बात करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि अल्टीमेटली नुकसान आवाम का हो रहा है। आवाम किसकी तरफ देखें, इन सारी चीज़ों से पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुँच रहा है? हैदर वहीद साहब, आपका टेक क्या है इसके ऊपर? देखिए, खान साहब जो हैं वो बड़ा वाज़ेह है कि कोई इनकलाब लाने नहीं निकले, वो ना इस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा के लिए ख़त्म करने निकले हैं, ना उन्हें आइंदा की किसी मुदाखलत से जो है कोई खातिर खा जो है वो एतराज़ है। वो बस चाहते हैं कि एक इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने इस वक्त कुछ पॉलिसी उनसे हट के बनाई हुई है, वो अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करें, और नज़रसानी के बाद अगर वो रास्ते से हट जाते हैं या वो मतलब एक्चुअली न्यूट्रल हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से खान साहब को कोई उसूली इख्तिलाफ नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के रोल से। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हम इसको बहुत ज्यादा कोई रेवोल्यूशनरी फेज लाजमन समझने की जरूरत नहीं है। बड़े लोग ये बातें कर रहे हैं कि जैसे एक कब्र है और दो लोग हैं, बड़े लोग ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी हमेशा के लिए उसका रोल कोई चेंज होने जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि खारिजुल इम्कान है, लेकिन मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली सिनारियो तो ये चाहते हैं कि उनकी हिमायत में इस्टेब्लिशमेंट आ जाए, और हिमायत ना तो कम से कम रास्ते से हट जाए। और लेकिन हैदर वहीद साहब, खान साहब तो रोजाना बयान देते हैं, फिर उसी बयान से वो पलट भी जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि फिर पॉलिसी क्या सामने आ सकती है जब वो एक बयान से दूसरे दिन यू टर्न ले लेते हैं? फिर नहीं, देखें, उनका जो मौक़िफ़ और वो जो चाहते हैं वो तो चीज चेंज नहीं होती। वो चाहते हैं वजीर आजम बनना, वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके रास्ते से हटे और इस हुकूमत की हिमायत से हट जाए, और मेरे ख्याल से वो उसी पे गामजन रहते हैं, और गुड कॉप बैड कॉप वो आपस में खेलते रहते हैं। बाकी अभी ज़िमनी इंतखाबात भी हुए हैं हैदर वहीद साहब, तो उनके रिजल्ट देखकर भी खान साहब को ये नहीं समझ में आया कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो गई है? नहीं, देखें, वही उनको छोड़े, और तैनाती जो है वो उसके हवाले से भी समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पे उसका एक गहरा असर क्योंकि होता है, उस हवाले से भी वो अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं, या कम से कम चाहते हैं कि ऐसी तैनाती ना हो, उन्हें नहीं कर सकती है उनके जहन में। लेकिन मेरे ख्याल से चाहे जैसा भी हो, मेरा तैनाती के हवाले से खान साहब की बात सुनी जाएगी, और ना फिलहाल उनको इलेक्शन बनी। ये बात अपनी जगह है कि गैर मुतवक्के तौर पे, और क्योंकि PML नून ने और PDM ने कोई बहुत अच्छी मीडिया स्ट्रेटेजी नहीं रखी, तो बावजूद इसके कि उनकी हुकूमतें ज्यादा कॉम्पिटेंट रही हैं, और आज की हुकूमत मैं कहूँगा PML नून और PDM की ज्यादा काबिल है, ज्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ही दुश्वार करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, शुरू में ना जाए, ठीक है कि बहुत सारी चीजें जो है वो इनको खान साहब ने जो सोच लिया है वो, लेकिन एक्चुअली जो इशू है वो नैरेटिव और मीडिया का है। परसेप्शन जो बन गया है इस वक्त वो यही है कि एक जिद है जैसे नौजवानों की कि खान साहब ने आना है, और वो जिद जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया में और फैल हो रही है। सुबह से रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और सिर्फ खान साहब की बुराइयां भी करते हैं, तो खान साहब को उसका फायदा होता है। जो कल्ट होता है ना, ट्रंप जैसे थे, ही फेल्ड अमेरिका ड्यूरिंग कोविड एंड चुनाचे वो नहीं फिर इलेक्ट हुए, तो जो कल्ट होते हैं ना उनको पावर में फेल होते हैं वो।
आप उन्हें डिफेम करके फेल नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपको जरूरत थी कि आप याद दिलाते लोगों को कि लेकिन बात वही है ना कि हैदर भाई साहब आप ट्रंप की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो ट्रंप हिट थे, लेकिन हमने ये देखा ना कि वो इंतखाबात तो नहीं जीत सके। तो ऐसे मामला में पाकिस्तान में भी नजर आ रहे हैं। मैं आता हूँ आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मैं आता हूँ हैदर भाई साहब कि खान साहब जो है वो किसी भी तरह बेहतर है। इशू ये है कि खान साहब के पास एक नैरेटिव है, खान साहब के पास इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, उसको सेल करना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। राना एहसान अफजल साहब मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का मैंडेट सदर मुमलिकत के पास है, तो सदर मुमलिकत से बात क्यों नहीं कर लेते वज़ीर आज़म, और ये तमाम तर चीज़ें बेहतर क्यों नहीं हो सकती? इतना सा सादा सा सवाल है कि सदर और वज़ीर आज़म बैठें और मसाइल का हल निकाल लें, ऐसा क्यों नहीं हो पाता? नहीं, मैंने तो आपको बड़ा क्लियरली देखें, मैंने आपको बताया कि इलेक्शन क्यों अर्ली कराएं। आलमी साजिश का वो कहते हैं ना, आलमी साजिश है, उसको हम मुस्तरद करते हैं। दूसरा वो कहते हैं आर्मी चीफ की सिलेक्शन। तो फिर क्या, फिर इससे साबित क्या होता है कि उनको लगता है वो अभी पॉपुलर है और अभी उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी अच्छी है, वो ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं तो इसलिए इलेक्शन करा दें। तो क्या जब वो हुकूमत में थे हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत रहे थे क्या? और हमारी डिमांड नहीं थी इलेक्शन करा दें? क्या इमरान खान ने इलेक्शन कराए? नहीं कराए ना। तो आज हमने इमरान खान के गंद को, जो माशी गंद में इसने इस मुल्क को डाला, हमने उस गंद को साफ किया, इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया। अब बाकी हुकूमत के जो 10 महीने पड़े उसके अंदर हमने अवाम को रिलीफ देनी है, बेहतर हालात करने, वो हमारा राइट है। हम उसको जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें एक आदमी जिसको सिर्फ मसला ये है कि आर्मी चीफ, नंबर 2 ये कि वो पॉपुलर लगता है उसको कि वो पॉपुलर है तो अभी हम इलेक्शन करा दें, तो उसकी मर्जी के ऊपर जो है वो मुल्क के अंदर इलेक्शन करा दें। ऐसे नहीं होता। चले ऐसा नहीं होता, लेकिन आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को फेस सेविंग नहीं देनी है, और मैंने मियां शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 10 लाख बंदों की बात कर रहा था, 2000 बंदे ये लेके नहीं आए, अगर 20,000 बंदे भी लेकर आ जाए, ये जत्था भी लेकर आ जाए, तो इनको फेस सेविंग नहीं देनी है। तो क्या जब मियां नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कहीं बैकडोर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं? तो क्या वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं? बस मुझे इतना बता देंगे कंफर्म। अब मेरी बात सुने, देखें इसके साथ होना क्या है। अभी ये जो इसका लॉन्ग मार्च है ना, इसकी लंबाई जो है वो 200 मीटर की है या शायद 500 मीटर की है। ज़्यादा से ज़्यादा चलें आप दे दें तो 1 किलोमीटर की इसके लॉन्ग मार्च की जो है वो लंबाई है। ये लॉन्ग मार्च चलता है 4 घंटे से 5 घंटे दिन के अंदर, उसके बाद ये रेस्ट करने अपने घरों को चला जाता है। पाकिस्तान की लंबाई है 1500 किलोमीटर, चौड़ाई है कुछ 600 किलोमीटर। बात यह है कि अगर इसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, इस लॉन्ग मार्च में इतने लोग नहीं है, मियां नवाज शरीफ ये कहने पे मजबूर हैं कि 10 लाख लोगों की बात की थी, 20,000 लोग भी अगर ये लेकर आ जाएं तो इनको फेस सेविंग नहीं देनी। 2000 लोग से ज्यादा आप ये कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ। मेरा सवाल सुन लेना सर, कि ज्यादा लोग नहीं है, तो फिर ये इस्लामाबाद क्यों बंद कर दिया है सर? रेड जोन को आपने क्यों बढ़ा दिया है? रेड जोन का दायरा क्यों बढ़ा दिया है आपने? कंटेनर्स क्यों रख दिए हैं? बड़ी आपको, क्योंकि वो कह रहे हैं कि खून रेजी होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं, अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि हमने असला इकट्ठा कर लिया। तो हम रियासत हुकूमत वक्त हैं, हमने प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेने हैं। अगर एक आदमी कहता है मैंने ईंट से ईंट बजा देनी है और वो कहता है कि मैंने श्रीलंका बना देना है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसका हर तरीके से इंतजाम करें कि अगर खुदा ना खास्ता उस तरफ जाता है तो हम उसको रोक पाएं? तो हमने बंदोबस्त किया हुआ है। होना क्या है? होना ये है कि ये आएंगे इस्लामाबाद, हम इनको जगह भी दे देंगे, वहां बैठे जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे थे उस तरह बैठे। फर्क क्या है? फर्क ये कि ना ताहिरुल कादरी मौजूद है, ना स्पॉन्सर मौजूद है। ठीक है, लेकिन इन धमकियों के बाद आप बड़ी तफसील से बता रहे हैं कि क्या लाहेअमल होगा और इन धमकियों के आने के बाद हुकूमत क्या इक़दाम करेगी। मैं इसके ऊपर और तफसील से बात करूंगा। एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन मुझे, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। तो एक तरफ हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं नाज़रीन, तो सवाल ये है कि फिर इमरान खान साहब जो इतना एग्रेशन दिखा रहे हैं, इतने एग्रेसिव बयानात दे रहे हैं, तो क्या इन एग्रेसिव बयानात देने के बाद इमरान खान साहब वो मकासद हासिल कर सकते हैं? और अगर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुख्तलिफ हल्के दावा कर रहे हैं,
तो क्या फिर ये मुज़ाकरात कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, यही सवाल भी है हमारा। और हमारे साथ पैनल भी हमारा मौजूद है। ज़रा मुझे कादिर खान बंदूखेल साहब ये बताइएगा कि इस सारे मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या हिकमत अमली बना रखी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने क्या हिदायत जारी की हैं, क्या मुकम्मल सपोर्ट रखनी है हुकूमत की, या फिर सियासी हिकमत अमली से काम लिया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, सियासी हालात सियासी माहौल देख कर फैसले किए जाएंगे, जैसा कि माजी में भी इसकी हमें मुख्तलिफ मिसाल मिलती हैं। आप हमारे बीच में दरारें डालना चाहते हो? नहीं सर, अल्लाह ना करे, मैं क्यों दरारें डालना चाहूँ? नहीं तो आपका मकसद क्या है सवाल का? आपका सवाल का मकसद क्या है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली? ना 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 ना, जब हम शरारत नहीं है, ये यकीन रखें, शरारत नहीं है कादिर खान बंदूखेल साहब, यकीन करेंगे शरारत के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात ये दिलों के हाल अल्लाह जानता है सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बात यह है कि जब हम हुकूमत का हिस्सा है और मैं पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के हिस्से से आपके सामने बैठा हूँ और प्रॉपर जवाब दे रहा हूँ, सख्त से सख्त जवाब दे रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है? नहीं तो मैं ढीला ढाला जवाब दे देता, नहीं तो मैं आता ही नहीं आपकी चैनल पे, नहीं तो पीपल्स पार्टी वाला आता ही नहीं किसी चैनल पे। सर बात यह है कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं तो तजावीज़ आपकी बड़ी मायने रखती हैं, तजावीज़ तो दे सकते हैं ना। एक तरफ राना सनाउल्लाह के बयानात देखें सर, जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप, चूँकि हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत पॉजिटिव रोल रहा है, किरदार रहा है, जब भी हालात ख़राब हुए हैं तो मुफाहमत की पॉलिसी आप लोगों ने अपनाई है, तो ये कम से कम तजावीज़ तो दे सकते हैं ना हुकूमत को, ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, क्या पता ये हमारी तजावीज़ हो। अच्छा, 11 रुकनी कमेटी बनी है और फिर आपको याद होगा जब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं थे और बल्कि मौजूदा हुकूमत के साथ हम मिल के भी नहीं चले थे, हम अलग अलग पार्टियां थी। जब इलेक्शन गुजरने के बाद पहले खिताब में मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। हम चाहते थे कि ठीक है, इस जो भी RTI सिस्टम बिठा के और धांधली की गई है, हमने उसके बावजूद कबूल करते हुए कि लंगड़ी लूली जमहूरियत जो है ना वो मार्शल से फिर भी बेहतर है, कि शायद आहिस्ता चल के आगे जाके ये बेहतर हो जाए। और यही नारा मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइए मिसाके जमहूरियत के, मिसाके मईशत के ऊपर बात करें। इस शख्स ने उस वक्त भी कहा ये नारों मांग रहे, आज भी हमने 11 रुकनी कमेटी बनाया, कह रहे हैं कि इनके पास कोई औकात ही नहीं है, इनके इख्तियारात नहीं है। तो भाई जब इख्तियारात नहीं है, हमारी औकात नहीं है, तो आप करो, आपको जो हासिल होता है। हमारे पास तो बड़ा आसान सा हाल है, बड़ा आसान सा। मैं क्लियर कट आपको बता दूं कि अगर हमारे बस से बाहर हो गया, इस्लामाबाद को महफूज करने के लिए आर्टिकल 245 के तहत हम फौज के हवाले कर देंगे, चल भाई अब संभालो, हक है हमारा इख्तियार ही है, फिर आ जाओ करो ना। ये जो इस ऑप्शन पर गौर हो रहा है कादिर खान साहब, सीरियसली ये बिल्कुल होगा, बिल्कुल आखिरी ऑप्शन हमारे पास यही है, आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये। जिस तरह इनके जो जबान गंडापुर हो गए, या दूसरा जो आज वजीर ने कहा, तीसरे ने कहा, खुद इमरान नियाजी ने पिछले धरने में भी, पिछले 25 मई के प्रोग्राम में भी ये बोला था कि हमारे लोग असला बरदार थे। है बहुत सारे लोग जो वर्गलाते हैं, जैसे मदीना मनौरा में उनको वर्गला है, उनको तोइन करा है, और वहां पे ये है कि हदीस से। चले, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है कादिर खान बंदूखेल साहब। हैदर वहीद साहब से समझ लेते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। हैदर वहीद साहब, जो बयानात आ रहे हैं, हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से भी बयान आया, फिर कामरान बंगश साहब की जानिब से भी बयान आया कि उन्होंने कहा जी हमारे पास असलहा है, असलहा बरदार लोगों को जमा किया जा रहा है। अब तो ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ गई है, तो इसका फिर क्या हल आप निकलता हुआ देख रहे हैं, और क्या वाकई आपको लग रहा है इस्लामाबाद के हालात देखकर, जो वहाँ पर माहौल बन रहा है, फैसल वावडा खूनी मार्च की बात कर रहे थे, इस्लामाबाद में खूनरेजी नजर आ रही है आपको? देखिए, मेरे ख्याल से एक डबल स्पीक है जानबूझ के, कि जो सेंट्रल लीडरशिप है और इमरान खान है, वो कह रहे हैं ये तो बड़ा फैमिली इवेंट होगा, ये तो हम बड़े मज़े भी करेंगे, और फिर कहीं एक ट्वीट आज उन्होंने डाल दी कि ये खूनी भी हो सकता है। तो ये डबल स्पीक है। फिर दूसरी तरफ कुछ लीडरान इनके पहले से इस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये दोनों तरफ मैसेज जाए। जिन लोगों को आना है उनको मैसेज जाए कि नहीं, कोई ख़तरा नहीं है, आप अपने बीवी बच्चों के समेत आएँ, आप अपने बच्चों को आने दें, आप ख़वातीन को आने दें। लेकिन साथ साथ वो चाहते हैं कि जहाँ से फैसले होते हैं बकौल उनके, उनको ये मैसेज जाए कि उन्हें फैसला क्यों करना चाहिए और ये बात कहाँ तक जा सकती है।
तो वो साथ साथ ये इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि एक तरफ वो कुछ मोहब्बत दिखाते हैं अवाम के लिए कि भाई नहीं आप आए, तो फिर वो दूसरी तरफ फियर को भी इस्तेमाल करते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है उनको इतना डराया जा सके कि आइंदा हालात उस नहज भी जा सकते हैं कि किसी के काबू में नहीं रहेंगे, और उस सूरत में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इस लॉन्ग मार्च को वहां पहुंचने से पहले ही कोई ना कोई डील कर ले। तो खान साहब की ये डबल स्पीक है, पीटीआई की आई थिंक सोची समझी डबल स्पीक है। अमूमन दूसरी पार्टियों में गुड कॉप बैड कॉप होता है, शहबाज शरीफ साहब कुछ कहते हैं या नवाज शरीफ साहब कुछ कहते हैं या मरीम नवाज साहिबा साहब रहती हैं, लेकिन यहाँ पे खान साहब भी हैं, वो कभी एक बात करते हैं कभी दूसरी करते हैं, तो उनका यूटर्न बड़ा नुमाया नजर आता है क्योंकि यहाँ पे दो खान साहब नहीं है, दो फैमिली मेंबर नहीं है, तो वो सारी यूटर्न खुद ही मारते हैं। तो इस दफा मेरे ख्याल से उनका डबल स्पीक यही है कि एक पैगाम है उन लोगों के लिए जिनको वो चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें मार्च में, और एक पैगाम उन लोगों के लिए है जिनसे उन्होंने फैसला लेना है। तो वो जानते हैं कि ये अवाम उनके लिए एक दलील है, फैसला अवाम ने यहाँ नहीं करना। सही, लेकिन बात यह है ना हैदर वही साहब के बात यह है कि फिर जिस आवाम के बलबूते पे इमरान खान साहब खड़े हैं वो आवाम कहीं हमें नज़र तो आए। तो अजीब लॉन्ग मार्च हो रहा है कि कभी वो सुबह में आते हैं, कभी दोपहर में आते हैं, शाम होती है तो वो लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया जाता है। माजी की तारीखें तो हमने लॉन्ग मार्च की यही बताती हैं ना कि वो एक मोमेंटम बनता है, एक जगह से शुरू किया जाए और फिर वो अपनी मंजिल पर जाकर ही गामजन होता है, अपनी मंजिल पर जाकर ही दम लेता है। मुझे राना एहसान अफजल साहब मुझे ये बताएं कि माशी बहरान भी हमने देखा अभी माजी करीब में, बहुत ज़बरदस्त माशी बहरान था, लेकिन आपकी हुकूमत आई, काम आप लोगों ने किया। कम से कम ये तो क्रेडिट आपकी हुकूमत को देना पड़ेगा कि हम जिस तरह से चल रहे थे, जो दिवालिया का ख़तरा था, कम से कम वो तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सका है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह की बातचीत इमरान खान साहब की जानिब से की जा रही है, खून रेजी की बात की जा रही है, खूनी मार्च की बात की जा रही है, अगर इससे हालात डिस्टेबलाइज होते हैं तो फिर क्या हमें एक और मौशी बहरान का सामना करना पड़ेगा अगर हालात इस नहज तक पहुँच जाते हैं? तो देखिए, एक सिर्फ मुझे हैदर साहब की बात को आगे ले जाने दें। उन्होंने कहा जी वो हर जगह वो मंजन बेच रहे हैं, जहाँ मंजन बिकता है फैमिलीज़ को कह रहे हैं आओ, दूसरी तरफ कह रहे हैं खूनी मार्च। इसको मेडिकल टर्म्स में बाइपोलर कहते हैं, और ये एक जहनी बीमारी होती है बाइपोलर होना, जिसका इमरान खान और मैं दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये अपने आप को फंसा रहे हैं। आपको याद होगा कि वो बिल फाड़ दो, हुंडी के जरिए पैसे दो, वो सारे मामलात जब ये फंस जाएंगे तो ये इसी तरह की बहकी बहकी बातें अभी और आएंगी, ये और क्रेजी किस्म की सूरत हाल ये वो पकड़ेंगे जब इनको रास्ता नहीं मिलेगा। फिर इनको मुंह छुपाने के लिए इनको वापस फेस सेविंग चाहिए होगी। देखिए, जो आपने बात की, पाकिस्तान एक मुश्किल इकोनॉमिक सूरत हाल में है, दुनिया में रिसेशन हो रहा है, जो सूद की शरह अमेरिकन हुकूमत ने कर दी है, शायद ही पता नहीं कितने साल पहले हो। जिस तरह महंगाई का एक तूफान दुनिया में है, एनर्जी क्राइसिस है यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से, तो हमें इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कौन ला रहा है? इमरान खान ला रहा है ना। क्यों ला रहा है? क्योंकि उसको इक्तदार में आना है। तो मैं समझता हूं हमने जो मुश्किल वक्त था वो गुजार लिया, आगे हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। खतरा क्या है इमरान खान को? खतरा यही है कि स्टेबलाइज ना हो जाए, डॉलर मुस्तहकम होता है, ये पॉलिटिकल मार्च अपनी शुरू करता है, डॉलर की कदर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंज गिरना शुरू हो जाती है। अमेरिकन चाइनीज सदर पाकिस्तान का दौरा करना चाहता है, ये वो पिछली दफ़ा इसने लॉन्ग मार्च कर दी। आज सऊदी जो वली अहद हैं MBS, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। आज कल हमारे जो वजीर आजम है वो चाइना जा रहे हैं CPEC के रिवाइवल के लिए। अब हम सैलाब ज़दगान के मामलात को हल कर रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे हल कर रहे हैं, और ये आदमी मुल्क में इंतशार फैला रहा है, ये आदमी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला रहा है। 10 महीने की हुकूमत रह गई है, जल्दी क्या है भाई? क्यों तुमने तूफान खड़ा किया हुआ है? क्यों तुम इस मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे हो? क्यों तुम मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके बेड़ा गर्क? भाई वो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि अगर ये 10 महीने इनको दे दिए तो आप लोगों के ऊपर तो उन्होंने बड़े बड़े इल्जामात लगाए हैं। इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, और खेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और हैदर वही साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पॉलिटिकल सिनेरियो यही है कि इमरान खान साहब का भी लॉन्ग मार्च चल रहा है और लॉन्ग मार्च गुजरावाला तक पहुँच चुका है। मुझे याद है
कि माजी में भी एक लॉन्ग मार्च निकाला गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से और वो गुजरावाला में इख्तिताम पजीर हो गया था। जजिस की बहाली की तहरीक का वो लॉन्ग मार्च था, आपको याद होगा। लेकिन क्या ये लॉन्ग मार्च भी गुजरावाला से आगे बढ़ पाएगा और इमरान खान साहब जो मकासद लेकर चल रहे हैं वो पूरे हो पाएंगे या नहीं? मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो एक बहुत अहम मामला है कि मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कल रवाना हो रहे हैं दौरे चीन के लिए। दौरे चीन से वो क्या हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तानी मईशत में कितनी बेहतरी आ सकती है, इस पर तफसील से गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। एक तरफ मुल्क की मईशत है और इन मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। बेहतरीन खारजा पॉलिसी की भी बात हम कर लेते हैं। हुकूमत पाकिस्तान दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर जोर दे रही है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ये दौरा चीनी हम मनसब ली कियांग की दावत पर कर रहे हैं। इस दौरे में वज़ीर आज़म के हमरा एक आला सतह का वफ़द भी होगा। मियां शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद अपने पहले दौरे चीन पर जाएंगे। वो इससे कबल 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इजलास के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुके हैं। शहबाज शरीफ चीन के दौरे के दौरान सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कियांग के वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। आज इस्लामाबाद में पाक चीन इन्वेस्टमेंट फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने CPEC को गेम चेंजर करार दिया। साथ ही उन्होंने दोस्त ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने का लाहे अमल भी पेश किया है। Here is an opportunity to double down our efforts, export more to China, import more to Pakistan, have more FDIs. This is what is the need of the hour. We need to emulate Chinese model. We need to learn from them and implement here in Pakistan in Lytton spirit. और एक और अहम खबर है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के साबिक़ जज की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन भी नाज़रीन बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। FIA इंक्वायरी कमीशन को सेक्रेटेरिएट सपोर्ट देगा, जबकि इंक्वायरी कमीशन अपनी रिपोर्ट 30 रोज़ में मुकम्मल करके पेश करेगा। कमीशन के सरबरा लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अब्दुल शकूर पराचा करेंगे। अरशद शरीफ कीनिया के इलाके मुगाडी में 23 अक्टूबर को पुलिस की फायरिंग से जाँबाग हो गए थे। कीनियन पुलिस ने वाक़े को शनाख्त में गलती का नतीजा करार दिया था। पाकिस्तान की आला सतह की 2 रुकनी टीम कत्ल की तहकीकात के लिए पहले ही कीनिया में मौजूद है। और अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि कमीशन तो बना दिया गया है, लेकिन क्या ये कमीशन आज़ादाना तहकीकात मुकम्मल कर पाएगा और अपनी फाइंडिंग पेश कर पाएगा और ये पता चला पाएगा कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल कैसे हुआ, किसने किया और किन हालात में किया? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट कब तक आती है ये भी अब देखना होगा, चूँकि हुकूमत की जानिब से कोई वक्त नहीं दिया गया। हुकूमत की जानिब से कोशिशें तो की जा रही हैं कि तहकीकाती कमीशन बनाया जाए और किन हालात में अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया गया, इस सब की तहकीकात होनी चाहिए और कौन इसमें मुलव्विस है, ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है नाज़रीन, अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।